परवीन शाकिर ने कहा था कि पहाड़ी का मोड़ मुड़े और सामने एक मंजर आ जाए और आप मबहूत होकर रह जाएं, यही हुस्न है। अंग्रेज ने बंगाल के रास्ते इंडिया में कदम रखा तो रंग बरंगे सांपों वाली सरजमीन की जुल्फ का असीर हो गया। जंगलों में फिरते धारीदार टाइगर, बांस के लंबे लंबे दरख्त, उड़ते आवारा बादल, छम से बरसती बारिश और उस बारिश में भीगती सांवली हसीनाएं उसे इस हद तक पसंद आई कि उसने कहा कि बस अब यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। वो तो भला हिटलर का, वरना ये मखलूक कहाँ हमारी जान छोड़ती थी। बंगाल, जहाँ हुस्न मौजूद है, अदा सीखी जाती है, अदा सिखाई जाती है, और जहाँ मौसीकी एक मजहब का नाम है, जहाँ किशोर को देवता माना जाता है, जहाँ से श्रेया घोषाल, अलका याग्निक और रूना लैला जैसी सुरीली आवाजें इस दुनिया का हिस्सा बनी, जहाँ की शबनम है, जहाँ से रानी मुखर्जी है। एक सहरखेज हिस्सा, एक सहर अंगेज खित्ता। ऐसा है मेरा बंगाल और ऐसा था मेरा मशरकी पाकिस्तान, जिसकी याद आज भी आंखों के गोशे नम कर दिया करती है। सारा दिल बंगालियों को गाली देने वाले सिपाहियों के बक्सों के जंग आलूद ताले खोलें तो उसमें से किसी बंगाली हसीना की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकलती है। सुनते हैं कि सिपाही जब बंगाल रवाना होने लगते तो बड़ी बूढ़ियां पीर साहब का तावीज उनके बाजू पर बांध दिया करती थी, आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया करती थी और कहा करती थी, बंगाली औरतों से बचकर रहना, ये मर्द पर काला जादू कर देती है। गहरी झील सी आंखों वाली, सांवली रंगत और चमकते घने बालों वाली एक हुस्ना शेख भी थी, जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को तादमे मर्ग अपनी जुल्फ का असीर किए रखा। हुस्ना शेख, पाकिस्तानी सियासत में खामोशी से अपना किरदार अदा करने वाली बंगाली हसीना, जिसने भुट्टो को अयूब खान की काबीना से उठाकर उसे उसी के सामने लीडर बनाकर पेश कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। हुस्ना शेख से मेरा पहला तारुफ जो है वो टेररिस्ट प्रिंस का एक तर्जुमा था, दहशतगर्द शहजादा, उसके सफ़ा नंबर 43 पर हुआ और मुझे एहसास हुआ कि ये एक पुरस्कार किरदार है और इसके हवाले से थोड़ा बहुत मुझे काम करना चाहिए। इसके बाद जब मैं बेनज़ीर के हवाले से थोड़ा सा मैंने काम किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि वो जीसस एंड मैरी में क्यों थी, तो मुझे मज़ीद इंकिशाफात जो है वो मुझ पर हुए। अब हम ये देखते हैं कि क्या कहा सफ़ा नंबर 43 पर राजा अनवर साहब ने। बैरिस्टर कमाल अजफर लाहौर हाई कोर्ट में वकला के पैनल में शामिल थे। उन्होंने कोट लखपत जेल में भुट्टो से मुलाकात की और उन्हें खबरदार किया कि मादाम नुसरत भुट्टो उनसे हुस्ना शेख के साथ शादी के इंतकाम लेने की खातिर उन्हें फौज के हाथों मरवाने के दरपे है। दूसरे दिन जब भुट्टो ने मादाम को कमाल असफर के इल्ज़ाम से आगाह किया तो वो हस्बे आदत हिस्टेरियाई अंदाज में चीखती चिल्लाती जेल से वापस आ गई। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है। इल्ज़ाम लगाने वाला जो है वो एक वकील है जो कि भुट्टो का वकील है, और इल्ज़ाम किस पे लगाया जा रहा है, वो शरीके हयात हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो की। तो अब मैंने अंदाज़ा लगाया कि जनाब, और बल्कि इस पे थोड़ा सा काम करना शुरू किया, तो मुझे जो मालूमात मिली वो स्टैनले वालपर्ट की एक बुक से, जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, दूसरी ज़िया शाहिद का एक कॉलम, इसके अलावा इंडिया टुडे और कुछ तहरीरें जो बिखरी हुई थी, उनमें से मैंने सच तलाश करने की कोशिश की। जुल्फ़कार अली भुट्टो और हुस्ना शेख की मुलाकात 1961 में हुई और ये
मुलाकात ढाका में होती है। गुलाम नबी जिन्होंने 2016 में एक आर्टिकल लिखा था, उसके मुताबिक ये मुलाकात जो है वो बिल्लो और खलील उमर के घर पे हुई थी। स्टैनली वॉलपर्ट और गुलाम नबी दोनों इस बात पे मुत्तफिक है कि ये शाम को ये मुलाकात होनी शुरू हुई और सुबह 4 बजे तक जारी रही, और इसके दौरान पीने पिलाने का भी सिलसिला जारी रहा। आगे अगर चलते हैं तो गुलाम नबी मज़ीद इंकशाफात करते हैं और वो ये कहते हैं कि इसमें पहली दफ़ा किसी औरत ने मुकम्मल तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, और वो किस को पेश किया, जो कि मगरबी पाकिस्तान से आए हुए एक मंदूब या एक उभरते हुए सरकारी मुलाजिम का था। और ये वाहिद मुलाकात थी, ये बल्कि ऐसी मुलाकात थी कि जिसके दौरान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो दलीलों से न सिर्फ मुतासर हुए बल्कि वो उनकी दलीलों से मात भी खा गए, और यूं इनके दरमियान में एक इंटरेक्शन होनी शुरू हुई। ये बात ज़रा जहन में रखिएगा कि हुस्ना शेख पहले से शादीशुदा थी और उन 2 बच्चियों की वालदा भी थी, और इसके अलावा उनके शौहर वकील अब्दुल अहद नाम, और वो शेख मुजीब के साथियों में ना सही लेकिन उनके तहरीकी साथियों में उनका शुमार किया जाता था। आगे चलते हैं तो यूं पता चलता है कि 1971 में उनका मर्डर भी हो गया था। ये बातें ज़रा ज़हन में रखिएगा। आगे हम चलते हैं तो 1962 आता है। 1962 में सूरत हाल यूं है कि आईन पाकिस्तान बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके साथियों को। इसी दौरान में एक अजीब सा वाक़या होता है, और वो यूं है कि आर्देशर काउजी जो कि शिपिंग कंपनी के मालिक थे पाकिस्तान में, उन्होंने ये बात की कि फ्लैशमैन होटल में सुबह ही सुबह जो है वो नुसरत भुट्टो चीखती चिल्लाती हुई आ गई, और उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे जल्द अज जल्द जो है वो अयूब खान तक पहुंचाने का बंदोबस्त करें। वो हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने जो है उनको वहाँ तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया। वो अयूब खान के सामने रोईं पीटीं, जो भी उन्होंने बात की, और उसी वक्त में अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हाज़िर, बल्कि लाइन हाज़िर कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, उन्होंने लाइन हाज़िर किया और कहा कि इसी वक्त में अपनी बीवी को अपने घर ले जाओ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मुअद्दब सरकारी मुलाजिम होते हुए उन्होंने यस सर कहा और उनको नुसरत भुट्टो को वापस अपने घर ले गए। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे एक दरार पड़ चुकी थी। ये सिर्फ 1 साल का ताल्लुक है जिसने इस हद तक दरार डाल दी। आगे अगर हम चलते हैं तो फिर इस तरीके से है कि 1962 ही वो साल है कि जिसमें सनम भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो जीसस एंड मैरी में दाखिल होती हैं, और जो मुर्तज़ा भुट्टो हैं वो कराची में होते हुए भी एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लेने पे मजबूर हो जाते हैं। नुसरत भुट्टो की गोद में सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज भुट्टो रह जाते हैं। वो 6 महीने के थे और उन्हें तो किसी बोर्डिंग में नहीं डाला जा सकता। ये झगड़े थोड़ी अरसा तक जारी रहे, बल्कि इस हद तक बढ़ गए कि नुसरत भुट्टो को ईरान जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ों को रोकते हैं और आपको थोड़ा सा इस तरफ बताने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब आखिर हुस्ना शेख में था क्या कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो उनके दीवाने हो गए थे। इस सिलसिले में स्टैनली वॉलपर्ट क्या कहते हैं, इट वॉज नॉट सिंपली हर फिजिकल चार्म, it was not simply her physical charm that hypnotized him.
She was the first woman Zulfi ever loved who could think and talk politics much the way he did. اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حسنا's potent appeal was not simply physical but cerebral. یہ جو سیریبرل کا انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں اس جملے کی اس لفظ کی داد دینے پر مجبور ہوں. تو یوں ہے کہ ان ملاقاتوں میں صرف اور صرف رومانس نہیں تھا، بلکہ یہ ان ملاقاتوں میں کچھ پولیٹیکل ڈسکشنز بھی تھی. اب اگر ہم 1962 سے 1966 تک کے سفر کو دیکھیں تو یوں پتہ چلتا ہے، چلے ہم اس کو 1968 تک لے چلتے ہیں، تو یوں ہے کہ 1962 ایک مؤدب سرکاری ملازم جنہوں نے پھر آگے ایوب خان کے لیے مسلم لیگ بھی بنائی اور اس کے سیکرٹری جنرل رہے، آئین بنایا، اور کچھ بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس سے ایوب خان کے ناراض ہونے کے چانسز ہوں. لیکن 1966 یہ وہ سال ہے کہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلتی ہے اس کے روح رواں ذوالفقار علی بھٹو ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جناب ان 4-5 سالوں میں کچھ نہ کچھ تبدیل ہوا تھا. دیٹ مے بی دا سیریبرل پوائنٹ آف ویو آف ذوالفقار علی بھٹو ایز ویل. ان کی ملاقاتیں جو تھیں وہ جو ذوالفقار علی بھٹو میں ان کو 1961 میں ہی ڈھاکہ سے لے کے تو کراچی یہ شفٹ ہو گئی تھی. جب یہ کراچی شفٹ ہوئی ہیں تو 70 کلفٹن سے تھوڑی دور انہیں ایک بنگلہ ذوالفقار علی بھٹو نے لے کے دے دیا تھا. یہ وہاں پہ غلام مصطفیٰ کھر کے ہمراہ جایا کرتے تھے. مصطفیٰ کھر وہ تھے کہ جنہوں نے ان ملاقاتوں کا بہت بندوبست کیا. ان وقتوں میں بھی حسنہ شیخ کا نخرہ خاصا ہوا کرتا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ 1971 کے بعد صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی، اور 1971 کے بعد کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صوفے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور حسنہ شیخ کی بالوں میں انگلیاں جو ہے وہ پھیر رہے ہوا کرتے تھے جبکہ وہ فرش پہ بیٹھی ہوا کرتے تھے. تو یہ 1966-1971 تک کا دور ہے. 1971 میں ایک اور بھی واقعہ ہوتا ہے کہ شاہ نواز بھٹو جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں جو ہے انہیں بھی کیڈٹ کالج حسن ابدال میں بھیج دیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں تو آیا 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو جب جانے لگے عمرے پر تو کوثر نیازی نے انہیں یہ کہا کہ اپنے اس تعلق کو کسی طریقے سے آپ شری کر لیں. اس سلسلے میں انہوں نے ان کا نکاح پڑھوایا اور 2 گواہ بھی موجود تھے. اسٹینلے والپرٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ضیاء شاہد بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ جناب شاید کسی قرآن پر لکھ کر انہوں نے دے دیا تھا کہ یہ میری جو ہے وہ زوجہ ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. کوثر نیازی نے ضیاء شاہد سے آخری وقتوں میں یعنی کہ جو زندگی کے آخری دن ہیں ان کے دوران میں ملاقات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ابھی تک پیپلز پارٹی میں میری جگہ نہیں بن سکی. یہ دونوں ماں بیٹی یوں کر رہی ہیں کہ جیسے سوتن میں نے ان پر مسلط کی ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. میں نے تو صرف اپنی شرعی ذمہ داری پوری کی تھی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو 1975 اور 76 آ جاتا ہے. 1976 میں یہ صورتحال تھی کہ جلسوں میں حسنہ شیخ کا نام گونجنا شروع ہو گیا. عوامی اتحاد مختلف جلسوں میں کہتا تھا کہ حسنہ شیخ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک خفیہ شادی ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جلسے میں انکار کیا اور یوں کہا کہ وہ کسی حسنہ شیخ نام کی عورت کو نہیں جانتے. ہو سکتا ہے واپس میں آ کر تنہائی میں انہوں نے
मिन्नत तरला भी कर लिया हो। हमारे हिंदुस्तानी मर्द ऐसे ही किया करते हैं कि माँ के सामने औरत की चित्रौल की और तन्हाई में आकर उनके कदमों में बैठकर कहते हैं कि जनाब जो आप कहेंगी वैसे कर लिया जाए। अब उसके बाद 1977 में सूरत हाल और ख़राब होती है और मार्शल लॉ लगने से कुछ ही अरसा पहले दुबई के रास्ते में वो लंदन चली जाती है। वहाँ पर जाकर गुलाम नबी दोबारा से याद आ गई जनाब, बल्कि इंडिया टुडे में ये लिखा हुआ है कि वहाँ से उन्होंने एक बैरिस्टर को भी भेजा था कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का जायज़ा लें और वो उनकी तरफ से केस लड़ें। लेकिन पाकिस्तानी रूल के मुताबिक ऐसा था कि 1 साल की प्रैक्टिस किसी भी वकील की पाकिस्तान में हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई केस लड़ सकता था, तो उन्हें वो केस लड़ने की इजाज़त ना दी गई। आहिस्ता आहिस्ता ये किरदार मंजर आम से गायब होता गया। स्टैनले वॉलपर्ट ने इनसे न सिर्फ मुलाकात की थी बल्कि उनका एक तफसीली इंटरव्यू भी किया था, जिसके कुछ हिस्से जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान नामी किताब में मौजूद है। तो यूं ये किरदार आहिस्ता आहिस्ता हमारी नज़रों से ओझल होता गया। स्टैनले वॉलपर्ट के मुताबिक यूं है कि भुट्टो ख़ानदान तो इस शादी से इनकार करता रहा, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो न सिर्फ अपनी इस माँ की बहुत इज्जत किया करते थे, मिला भी करते थे, बल्कि उन्हें जो है वो किसी सूरत में भी अपनी सगी माँ से कम नहीं माना करते थे। ये थी जनाब हमारी आज की कहानी। हुस्ना शेख। जुल्फ़िकार अली हमदम साहब, आप तो खुश है ना? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोबारा से कह देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।